जितने बच्चे 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं क्लास 10th में मेरे प्यारे बच्चों, तो आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी को पूरा का पूरा पेपर मैं फंसा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। 95% क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को मैं 100% फंसाने वाला हूँ। कोड याद कर सकते हो, 801 डीडी कोड है। इस कोड का पेपर मेरे प्यारे बच्चों तैयार कर लो। 95% गारंटी मेरा कि इस पेपर से मैं आप लोगों को 95% क्वेश्चन फंसा दूंगा। और इस 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का 100% आज ही आप लोगों को क्लियर कराने वाला हूँ। पूरा फुल डिटेल में सोल्यूशन बताने वाला मेरे प्यारे बच्चों। एडमिट कार्ड लेकर जाना, अनुकुमार को अपना यहाँ से जरूर डाल लेना। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। पूरा पेपर तैयार कर लेते हो, सारे क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों 2 घंटे के अंदर में सारे क्वेश्चन करके चले आओगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसमें जितने प्रश्न इस पेपर में है मेरे प्यारे बच्चों, 1-2 बार नहीं 3-3 बार इसकी प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जब नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे पेपर में निर्देश दिया रहेगा। निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार निर्देश पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कैसे करने हैं। देखिए पहला निर्देश क्या बोला है। पहला निर्देश मेरे प्यारे बच्चों बोला है कि प्रारंभ मतलब शुरू के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जब आपको पेपर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 15 मिनट आप इस पेपर को एनालिसिस कर लेना। पेपर को एक बार जरूर से जरूर पढ़ लेना। कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उस पर ट्रिक लगा लेना, उसको सबसे पहले करना। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। मतलब यह पेपर जो है 2 खंडों में बनेगा। हिंदी का पेपर जो आप लोग 2 खंडों में बन के आएगा, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में बन के आएगा। 2 खंडों में पेपर बनेगा। तीसरा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कहने का मतलब है कि खंड अ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे? तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर का रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाले हो। इसके बाद चौथा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब खंड अ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का देगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का देगा। अगर ओवरऑल बात करें तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, कितने नंबर का? 20 नंबर का। 20 में 20 लेकर आओगे, क्योंकि पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पांचवा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न है तो 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। कहने का मतलब है कि खंड अ में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास 1 घंटे का समय रहेगा। मैं पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, 5 मिनट के अंदर में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके चले आओगे। 5 मिनट नहीं लगेगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके चले आओगे। बाकी पूरा का पूरा समय आप खंड ब में देना और राइटिंग वगैरह अच्छे से बैठा कर लिखना। इसके बाद है लास्ट निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। तो ये तो निर्देश था। निर्देश पढ़ के मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। पेपर इस साइड चले दिखाता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पेपर यहाँ से स्टार्ट है आप लोगों का खंड अ। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इसमें। और पहला ही प्रश्न देखिए कितना सिंपल है, यहीं पे याद कर लोगे, यहीं पे याद करा दूंगा आप लोगों को बैठे बैठे। बस आप एक बार देखिए, बोला है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके पास है, प्रेमचंद्र जी, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा जी। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा और OMR शीट में आपको रखना होगा। तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आपको भी मालूम है कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। और यहाँ पे बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन? भगवती चरण वर्मा जी हैं। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा जी, याद रखिएगा, क्योंकि 20 में 20 ऑब्जेक्टिव हमें सही चाहिए। वहीं अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न को लेकर, दूसरा प्रश्न है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो कलम के सिपाही के लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय जी। कौन है? अमृत राय जी हैं। और पहला वाला ही ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया, अमृत राय। कितना सिंपल प्रश्न दिया है, यही पे याद कर लोगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न को लेकर मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक इन चारों ऑप्शन में से जो देख रहे हो कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक सबको मालूम है कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और बी वाला ऑप्शन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला, जयशंकर प्रसाद जी। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ेंगे और चौथा प्रश्न देखिए क्या पूछा हुआ है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है,
अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है? वह है आपके विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। पहला वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अगला प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न नंबर यहाँ पे आपका 5वां। प्रश्न नंबर 5वां है, गोदान किस युग का उपन्यास है? तो गोदान किस युग का उपन्यास है, इन चारों ऑप्शन से बताना है। तो गोदान किस युग का उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों? शुक्ल युग का। किस युग का? शुक्ल युग का उपन्यास है, और पहला वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक हैं। तो मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। है ना सिंपल, याद होता जा रहा है आप लोगों को, भूलिएगा मत मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आने आपको। 7वां है कि कृति कंकाल के लेखक हैं। तो कृति कंकाल के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तो 7वें का ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कंकाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद। इनकी और महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं मैं बता देता हूँ जो एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। तो जैसे जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो कंकाल तो आपका हो ही गया। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों आकाशदीप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख के याद कर लीजिएगा, आकाशदीप। ठीक है, आकाशदीप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें तो कमायनी भी उन्हीं की है। कौन? कमायनी। कमायनी भी मेरे प्यारे बच्चों को इनकी है, जयशंकर प्रसाद जी की ही है। इसके बाद तितली भी, इरावती भी, ये जो है इनके मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक ध्रुव स्वामिनी भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, पूछता है ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक है। तो आकाशदीप, कमायनी, तितली, ध्रुव स्वामिनी, ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि मैं यहीं पे क्लियर कर दिया हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसमें बोला था कृति कंकाल के लेखक तो जयशंकर प्रसाद जी, और ये इनकी महत्वपूर्ण कुछ यहाँ पे मैंने रचना बता दिया है ताकि आप याद कर लो। चलिए प्रश्न नंबर 7वां क्लियर हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8वां देखिए। प्रश्न नंबर 8वां क्या है? कह रहा है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कुछ और मैं आप लोगों को रचनाएं बता देता हूँ, निबंध बता देता हूँ, जिसमें से एक इनकी निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, चिंतामणि। पूछता है एग्जाम में, इनको याद कर लीजिएगा, चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि इनकी निबंध है मेरे प्यारे बच्चों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध जो महत्वपूर्ण वो चिंतामणि है। रस मीमांसा आपको मालूम चल गया, रस मीमांसा एक आलोचना है। और आपका एक विचार विधि और त्रिवेणी भी पूछता है, ये भी आलोचना ही है, विचार विधि। ठीक है, आप लिख लीजिए यहाँ पे विचार विधि, और एक आपका है त्रिवेणी। मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि आप याद कर पाओ अच्छे से, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए आप लोगों का। तो ये इनके महत्वपूर्ण, ये निबंध आपका निबंध है, ये आपका आलोचना है, दोनों विचार विधि और त्रिवेणी आलोचना है। और रस मीमांसा जो है, तो रस मीमांसा भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पे, वो भी आलोचना ही है। तो क्लियर हो गया, रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, महत्वपूर्ण तीनों मैंने बता दिया, उनको याद कर लीजिएगा। वहीं आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा इन चार ऑप्शन में से कौन है? तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी इन चार ऑप्शन में से मेरे प्यारे बच्चों? तो वह आप लोग है कि मेरी जीवन प्रवाह, कि मन की बातें, कि मेरी असफलताएं, कि नई पौधे। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं। मेरे प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन? मेरी असफलताएं। एक और इनकी रचना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठलुआ क्लब। क्या पूछा जाता है? ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद कर लिया, ये भी निबंध है। पूछता है कि ठलुआ क्लब निबंध के लेखक कौन है? तो गुलाब राय जी हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी असफलता निबंध के लेखक भी गुलाब राय जी हैं। तो ये दोनों ही एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में पूछा जाता है, यही दोनों पूछा ही जाता है गुलाब राय जी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां क्या है
कि निम्न में से रीति काल की काल अवधि है। तो रीति काल की काल अवधि कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पे मैं सारे काल अवधि को दोहरा देता हूँ, आप लोग नोट कर लो। यहीं पे मैं दोहरा देता हूँ सारे काल अवधि को। एक होता है शुक्ल युग, पूछता है कि शुक्ल युग की काल अवधि, ठीक है। शुक्ल, दो बार मैंने शुक्ल लिख लिया, शुक्ल युग, ठीक है। तो शुक्ल युग की काल अवधि पूछा जाता है, जो कि मेरे प्यारों जो होता है 1919 से लेकर 1938 तक। शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है? 1919 से लेकर 1938 तक। दूसरा पूछा जाता है मेरे प्यारों जो शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग पूछा जाता है। शुक्लोत्तर की काल अवधि कितनी मानी जाती है मेरे प्यारों जो? तो 1938 से लेकर 1947 तक, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया, शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग। और पूछा जाता है अगला, ठीक है। एक तो रीति काल का पूछा जाता है, तो 1643 से लेकर 1843 तक। और एक पूछा जाता है मेरे प्यारों जो आधुनिक काल का, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कहीं नोट कर लीजिए आप लोग। आधुनिक काल का, कि आधुनिक काल की काल अवधि बताइए। तो आधुनिक काल कितना माना जाता है मेरे प्यारों जो? तो यहाँ पे लिख लीजिए 1843 से लेकर 1843 से लेकर वर्तमान तक, अभी तक 2024 तक जो काल अवधि चली आ रही है उसे बोलते हैं आधुनिक काल की काल अवधि। तो चारों मैंने बता दिया, यही चारों पूछे जाते हैं, इसके अलावा नहीं पूछा जाता है अगर हम काल अवधि की बात करें तो। तो क्लियर है मेरे प्यारों, प्रश्न नंबर 10वां यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या बोला है यहाँ पे, कह रहा है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव मेरे प्यारों जो हास होता है, क्या होता है? हास होता है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, सिंपल, इसमें क्या ही करना है। इसके बाद 12वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? यह पंक्ति दिया हुआ है कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? तो इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है मेरे पास। तो ये करुण रस का उदाहरण है कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है मेरे पास? तो 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में उसके, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 14 कि राजा रानी में कौन सा समास है? जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि राजा रानी में कौन सा समास में है, बीच में क्या है? योजक चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह को हटाएंगे तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों और, क्या होता है? और का। तो अगर इसका समास विग्रह कर देता तो क्या हो जाता? राजा और रानी। तो राजा और रानी कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास में ही और लगाकर उसका समास विग्रह किया जाता है। तो द्वंद्व समास है, सिंपल, पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 14 भी आपको समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 मेरे प्यारे बच्चों क्या है? प्रश्न नंबर 15 बोला है कि अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची चारों ऑप्शन में से कौन है? अनल, तो अनल तो होता ही है, पावक भी होता है, आग भी होता है, दहन भी होता है, ठीक है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द उपयुक्त सभी, मतलब तीनों होता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों है, अनल भी होता है, पावक भी होता है, आग भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए और एक ट्रिक बता देता हूँ कि कभी भी इस तरह का ऑप्शन दिया है जिसमें से बोला उपयुक्त सभी, अगर आपको नहीं आ रहा है इस प्रश्न का आंसर, तो उपयुक्त सभी पे ही आप क्लिक करके चले आओगे। 98% केस में बिल्कुल आंसर सही होता है। क्या कर दोगे? उपयुक्त सभी। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए 16वां क्या है, बोला कि शिक्षक के साथ एक शिष्य भी आता है और एक के नीचे अंडरलाइन किया गया, बताना कि एक है क्या? तो एक जो मेरे प्यारे बच्चों है ना, वो आपका विशेषण है, संख्यावाचक है मेरे प्यारे बच्चों, और पुल्लिंग है और एक वचन है। और यहाँ पे निजवाचक, तो आपको मालूम है कि एक जो है नंबर संख्या का ये यहाँ परिणाम है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ प्रश्नवाचक है तो इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि एक जो है वो संख्या को ही डिनोट करता है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर को, तो इसलिए विशेषण है, संख्यावाचक है, पुल्लिंग तो वही है, और एक है तो इसलिए एक वचन है, सिंपल। तो सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। है ना सिंपल? समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 17वां, प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या यहाँ पे पूछा गया है। पूछा है कि रूपसी तेरा घन केश पास, रूपसी तेरा घन केश पास में अलंकार है,
मतलब इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, किस अलंकार का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, रूपसी तेरा घन केस पास। तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार, किसका, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है, बोला है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तो जो व्यक्ति परिश्रम होता है मतलब परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। बोला है कि वाक्य का सरल वाक्य के रूप में होगा। अगर इसको सिंपल सेंटेंस में, अगर सरल वाक्य के रूप में अगर हम बोलना चाहेंगे इस सेंटेंस को, तो कैसे बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों बी वाला, क्योंकि हम लोग यही ना कहेंगे कि परिश्रम व्यक्ति अवश्य सफल होता है। जो परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता है वो एक दिन ना एक दिन जरूर सफल होता है। यह है इसका सिंपल सेंटेंस। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर 19वां मेरे प्यार बच्चों है कि आओ अब चलते हैं। आओ अब चलते हैं वाक्य का भाववाच्य रूप होगा। भाव के रूप में, अगर भाव के रूप में अगर इस वाक्य को हमें व्यक्त करना हो कि आओ अब चलते हैं, इसको कैसे हम लोग भाव में व्यक्त करेंगे, तो लिखेंगे कि आओ अब चला जाए। आओ अब चला जाए, भाव के रूप में उसे इस प्रकार हम व्यक्त कर पाएंगे कि आओ अब चला जाए। क्लियर है, प्रश्न नंबर 19 भी समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए प्रश्न नंबर 20वां देख लीजिए क्या है। 20वां है अपार शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग मेरे प्यारे बच्चों जो आगे आके जुड़ता है, मतलब इसका अगर हम तोड़े हैं तो अधन पार, अधन पार। तो यहाँ पे आप लोगों का पहले जुड़ा है तो उपसर्ग हमेशा पहले ही जुड़ता है। तो जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड अ का समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखने वाले मेरे प्यारे बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, और पूर्णांक के कितने नंबर का है, 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न है। और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका प्रश्न संख्या 21। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न संख्या 21 बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको दिया जाएगा। इसमें 2 गद्यांश आपको मेरे प्यारों जो देता है, 2 गद्यांश। एक तो पहला वाला यह दिया हुआ है। हाँ, अगर पहला वाला नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो अथवा करके देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा अथवा करके दूसरा वाला यहाँ दिया है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही करना होता है, या तो पहला वाला कर लो या तो अथवा करके दूसरा वाला कर लो। तो मैं दोनों का आंसर बताऊंगा, जो आसान लगेगा वो पेपर में याद करके जाइएगा। पहला वाला देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति की गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों यह आप लोगों का दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों क्या, गद्यांश। और इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत अवतरण पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो जिसमें पाठ और लेखक का नाम लिखा जाता है उसे बोलते हैं संदर्भ। और यह प्रश्न कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए प्रश्न है। तो पहले इसका हम लोग सलूशन देखते हैं, पहले संदर्भ देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए मैं लिख के लेकर आया भी हूँ मेरे प्यारे बच्चों, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आप लोगों का। प्रश्न संख्या 21 का हम लोग पहला वाला कर रहा हूँ। सबसे पहले संदर्भ देखिए। संदर्भ, संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। याद रहे कि जब आप आंसर लिख रहे हो तो जैसे मित्रता है तो मित्रता चैप्टर से लिया गया तो मित्रता चैप्टर को हाईलाइटेड कर देना। कौन लिखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं, तो इनको आपको नीली पेन, ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर देना है, क्योंकि उत्तर तो नीली पेन से ही लिखोगे। जब उत्तर नीली पेन से लिखोगे तो इनको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा और उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे तो हाईलाइटेड हो जाएगा। एग्जामिनर का ध्यान वहीं पे जाएगा। तो किस चैप्टर से लिया गया है, मित्रता चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कंप्लीट हो गया आप लोगों का संदर्भ। संदर्भ यहाँ से क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो गया। वहीं अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न बी वाला, बोला है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यह भी प्रश्न 2 नंबर के लिए। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है, यहां से लेकर यहां तक, कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता
बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इसका हमें व्याख्या बताना है। चलिए देखते हैं इस लाइन का व्याख्या क्या होगा। तो कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिएगा और लिखना प्रारंभ कीजिएगा। बोला है, कह रहे हैं कि शुक्ल जी कहते हैं, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। मतलब उनका कहना है कि जो बुरी संगति है, गलत लोगों की संगति है, जिस प्रकार घातक बुखार होता है, हानिकारक बुखार जैसे टाइफाइड हो गया, उसी तरह घातक बुखार के समान हानिकारक होता है बुरी संगति। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित होकर, मतलब ग्रसित हो, तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारे नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। कहने का मतलब वो कह रहे हैं शुक्ल जी कि भाई देखो, बुरी संगति जो है वो घातक बुखार के समान हानिकारक है। जिस प्रकार घातक बुखार अगर किसी व्यक्ति को हो जाए, टाइफाइड वगैरह, तो वह बुखार मनुष्य को धीरे धीरे स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। कभी कभी अगर ज्यादा बुखार हो जाए तो कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार जो बुरी संगति है हमारी नैतिकता को, सदाचार को, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। समझ में आ गया? यही है रेखांकित अंश की व्याख्या। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक प्रश्न और दिया है सी वाला कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। यह भी प्रश्न 2 नंबर के लिए ही है। तो युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, आइए इसका भी उत्तर लिखेंगे तभी तो 2 नंबर मिलेगा। चलिए इसका भी उत्तर लिखेंगे, सी वाला लिखेंगे कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। कहने का मतलब है कि अगर युवा पुरुष की अगर संगति बुरी होगी तो बुरी संगति हो तो जाहिर सी बात है आपको आगे बढ़ने देगा नहीं, हमेशा अवनति के गड्ढे में गिराता जाएगा, कभी सफल होने नहीं देगा आपको। अगर वहीं पे अगर अच्छी मित्रता हो आपको किसी से, तो अच्छा मित्र हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, निरंतर उन्नति की ओर आपको अग्रसर करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यही इसका मतलब है। तीनों प्रश्न मैंने बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझा दिया, यही पे याद हो गया होगा, एग्जाम में जाके लिख के चले आइएगा। 6 नंबर क्लियर हो गया। अगर ये नहीं करना चाहते हो कि नहीं ये नहीं करूंगा, हम अथवा वाला करेंगे, कोई बात नहीं, अथवा वाला ही कर लो। तो अथवा वाला क्या है कि हे भगवान तब के लिए, हे भगवान तब के लिए, विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, तो यह है गद्यांश और इसके नीचे 3 प्रश्न है, ए वाला, बी वाला, एक पीछे दिया हुआ है। तो पहले ए वाला क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। वही मैंने बताया, संदर्भ। संदर्भ में पाठ का नाम और यहाँ पे लेखक का नाम लिखा जाता है। 2 नंबर के लिए है संदर्भ, कोई बात नहीं, इसका चलिए संदर्भ देखते हैं। संदर्भ कैसे लिखेंगे देखिए, तो अथवा देखिए मैं लिखा हूँ अथवा वाला और ए वाला संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है और इसके लेखक जो है छायावादी युग के प्रवर्तक कौन, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। मैंने फिर से बताया कि किस पाठ से लिया गया है, ममता पाठ, इसको ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइटेड कर दीजिएगा। इसके लेखक कौन है, तो छायावादी युग के प्रवर्तक कौन, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी को भी आप लोगों को हाईलाइटेड कर देना है ताकि एग्जामिनर का ध्यान यहीं पे जाए। यही 2 चीज तो एग्जामिनर देखता है, यहाँ पे लेखक का नाम देखता है और किस चैप्टर से लिया गया वही देखता है, बस संदर्भ में और कुछ देखता ही नहीं है। क्लियर है? चलिए 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे तो बी वाला प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। अभी प्रश्न 2 नंबर के लिए व्याख्या बताना मेरे प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की, जो अंडरलाइन किया गया कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि परम पिता के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा। ठीक है, इसका हमें बताना है मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या करना है। कोई बात नहीं, व्याख्या बता देता हूँ, लिख लीजिए। 2 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। देखिए व्याख्या किस प्रकार आपको लिखना है। सबसे पहले हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग डालने के बाद लिखना है कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है, ठीक है, मतलब लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि क्या पिताजी, मतलब उनकी लड़की कह रही है कि क्या पिताजी, ठीक है, कि क्या पिताजी जब ममता ने सोने के आभूषणों से, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने टाइप में मिस्टेक किया, आप ऐसे लिखिएगा, लेखक जयशंकर प्रसाद जी का कहना है, मतलब वो कहते हैं, क्या कहते हैं,
कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा, जब अपने पिता के हाथों में सोने से भरा हुआ थाल देखती है ममता, तो कहती है, तब वह हतप्रभ हो जाती है, वह आश्चर्य हो जाती है। और वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है, क्या कहती है अपने पिता से, सुनिए, कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं। आप समझिए वो विपत्ति ले रहे हैं, इतना धन जो किसी से ले रहे हैं, आप सोने के थाल भरा हुआ है, जो धन ले रहे हैं वो विपत्ति का कारण है। और विपत्ति के लिए इतना धन क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने ये बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने ये क्या किया, आप घूस क्यों ले रहे हैं, ठीक है, किसी और से। फिर बोल रही है कि क्या पिताजी, हम लोगों के पास धन न होने से हम लोगों को भीख भी ना मिलेगी। वो ममता कह रहे अपने पिता से कि अगर हम लोगों के पास धन नहीं रहेगा तो क्या कोई भीख हम लोगों को नहीं देगा। क्या कोई हिंदू भूमि पर नहीं रह जाएगा जो हम लोगों को दो मुट्ठी अन्न दे सके। क्लियर है, यही इसका व्याख्या है। पूरा हमने डिटेल में बता दिया, यही पे याद हो गया होगा, ठीक है। तो बी वाला प्रश्न भी मैंने करा दिया। एक प्रश्न और सी वाला है, पीछे है, उसे भी करेंगे, वो भी 2 नंबर का है। देखिए मेरे प्यारे, जो सी वाला प्रश्न यहाँ पे है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ये भी प्रश्न कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए है। इसका भी भाई उत्तर देखना पड़ेगा, तभी तो 2 नंबर मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। तो सी वाला लिखेंगे कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच मतलब घूस के रूप में लिए गए सुवर्ण मतलब सोने के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा मतलब भगवान की इच्छा के विरुद्ध ममता को कौन सी बात लगी, तो इसलिए लगी क्योंकि पिताजी ने शेरशाह से घूस के रूप में सोने के सिक्के लिए थे। वही बात परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा ममता को। क्लियर है। चलिए मेरे प्यारों को हटाता हूँ। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 22। 21 को मैंने डिटेल में दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। 21 का जो मन करे वो याद करके जाइए, एग्जाम में लिख के आइए, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 22। 22 है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश दिया है और पद्यांश भी सेम उतने ही नंबर का होता है, 6 नंबर का। इसमें भी 3 प्रश्न होते हैं और पद्यांश में भी 2 प्रश्न दिया होता है, एक अथवा करके। जैसे एक प्रश्न दिया है ना और एक अथवा करके एक ऑप्शन में दिया है कि अगर पहला वाला नहीं कर पाते हो तो ये वाला कर लीजिएगा, लेकिन मैं दोनों का सलूशन बताता चलूंगा। जो आपका मन करे वो याद करके जाइए एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्या है मेरे प्यारों, यहाँ पे पहले हम लोग पद्यांश को पढ़ेंगे। बोला है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिर लय हो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गंगू पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती ही पाई। यह मेरे प्यारों जो पद्यांश है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पद्यांश है। पद्यांश हमने पढ़ के सुना दिया। उसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ लिखोगे तो 2 नंबर यहाँ पे मिलेगा आपको। तो चलिए इसका संदर्भ लिखते हैं, लेकिन याद रहे कि अब पद्यांश है तो पद्यांश में संदर्भ के साथ साथ प्रसंग भी लिखा जाता है। प्रसंग क्या होता है मेरे प्यारों को अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को आंसर में। देखिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारों को इसका संदर्भ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारों को संदर्भ 22वां। तो देखिए 22वां का ए वाला संदर्भ लिख रहे हैं। संदर्भ में लिखेंगे कि यह पद, क्योंकि गद नहीं है यह पद है इसलिए पद लिखूंगा। यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सुरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। अब मेरे प्यारों चो कौन लिखे हैं, सूरदास जी लिखे हैं। सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। और काव्य खंड में संकलित किस शीर्षक से, पद शीर्षक से लिया गया है। तो इन तीनों को हाईलाइटेड कर दीजिएगा, सूरदास जी को, सूरसागर को और पद शीर्षक को हाईलाइटेड कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर का ध्यान वहीं पे जाए। इसके बाद प्रसंग भी लिखना होता है। प्रसंग का मतलब मेरे प्यारों यह होता है कि उस पूरे के पूरे पद्यांश में किन चीजों के बारे में बात किया गया है एक शॉर्ट फॉर्म में बताइए, उसे प्रसंग बोलते हैं। तो प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना किया है। मतलब इस पूरे के पूरे पंक्ति में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की वंदना करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या देखने से पहले हम लोग मेरे प्यारों जो देखेंगे यहाँ पे बी वाला प्रश्न। बी वाला प्रश्न वही है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्या है, मैं जूम करता हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि बहिरो सुने गंगू पुनि बोले,
रंग चले सिर छत्र धराई। इन्हीं दोनों लाइनों का हमें व्याख्या करना है बस, ठीक है। और आपको ये प्रश्न भी कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। और इसका देखिए व्याख्या किस प्रकार लिखेंगे आप। पहली बात हेडिंग डालेंगे आप व्याख्या। व्याख्या हेडिंग डालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे कि व्याख्या हेडिंग डालने में लिखेंगे कि भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। कमल रूपी चरणों की क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वंदना करते हैं उनकी चरणों की। और कहते हैं, क्या कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। आपके चरणों का प्रभाव जो बहुत व्यापक है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। वो कहते हैं सूरदास जी कि भगवान श्री कृष्ण की चरणों की महिमा इतना रंपार है कि अगर जिन उन पे अगर किसी के उनका चरण पड़ गया, ठीक है, कि अनोखे प्रभाव के कारण उनके उनके चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण जो बहरा व्यक्ति होता है वो सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। और दरिद्र व्यक्ति क्या करता है, अगर दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की अगर कृपा हो जाती है तो वह राजा बनकर सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, यह है मेरे प्यारे बच्चों इनकी व्याख्या। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न और दिया है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा प्रश्न है, सी वाला प्रश्न है। बोला है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, मतलब किस अलंकार का प्रयोग किया गया इस पंक्ति में। और ये भी प्रश्न कितने नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर के लिए है। तो कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि अलंकार में जो चरण कमल, तो चरण कमल में जो अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों, तो चरण कमल में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, पुनरुक्ति प्रकाश तथा अन्यत्र अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पंक्ति में 3 अलंकार का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अन्यत्र अनुप्रास अलंकार। तीनों अलंकारों का प्रयोग किया गया इस पंक्ति में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। चलिए अगर ये नहीं करना चाहते हो तो नीचे आपको एक दिया ही ऑप्शन है अथवा वाला, तो अथवा वाला कर लेते हैं। उसने तो मैंने कर दिया है। अथवा वाला देखिए क्या है। अथवा वाला है कि सुनी सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्हे, समझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर से ही रावे, अवला अवलालोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। यह पंक्ति मैंने पढ़ लिया मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका पद्यांश है और पद्यांश के नीचे देखिए प्रश्न दिए गए 3, ए बी और एक सी वाला पीछे दिया है। तो ए वाला क्या है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए इसका संदर्भ देखते हैं। ये भी कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, क्योंकि ये भी 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न 2 नंबर के लिए है। तो इसका आंसर देखिए किस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिए अथवा करके हमने पहला लिखा हुआ है संदर्भ हेडिंग डाल के। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक से कविता से अवतरित है। मतलब 2 ही चीज इसमें हाईलाइटेड कीजिएगा, तुलसीदास जी तो लिखे हैं और कवितावली से लिया गया है, और काव्य खंड में संकलित किस से, वनपथ शीर्षक से लिया गया है। तो 3 चीज को हाईलाइट करना है, तुलसीदास जी को, कवितावली से, वनपथ शीर्षक। इन्हीं तीनों को हाईलाइटेड करके लिखना है। कंप्लीट हो गया संदर्भ। प्रसंग तो मैंने बताया कि प्रसंग मतलब क्या होता है। तो प्रसंग में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में ग्राम वधु, मतलब गांव की जो लड़कियां हैं वो कहती हैं, इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी हैं अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। मतलब इस पंक्ति में यह बताया गया है कि गांव की जो लड़कियां हैं वो सीता जी से पूछती हैं, तो सीता जी मतलब कुछ बोलती नहीं है, अपने हाव भाव से ही राम के विषय में बता देती हैं उन सबको। तो यही चर्चा किया गया इस पूरे पद्यांश में, देखेंगे हम लोग। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न 2 नंबर के लिए है। तो कौन सा व्याख्या करना रेखांकित अंश की, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंजकली। ठीक है, बस यही 2 लाइन का हमें क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या करना है। चलिए देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालनी है। लिखेंगे कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। मतलब कि इसका कहने का मतलब यह है कि जब राम आए तो राम को देखकर ग्राम वधुएं ऐसे आश्चर्यचकित हुई, इस प्रकार देख रही थी उनको कि लगा उनको
कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया। जिस सूर्य भगवान का चेहरा चमकता है उस प्रकार उनका चेहरा चमक रहा था, उनको ऐसा प्रतीत हुआ। तो यह है व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। एक प्रश्न और है पीछे, उसको देख लेते हैं क्योंकि वो भी 2 नंबर का है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सी वाला कह रहा है कि अनुराग तड़ाग तथा मनुमंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है। ये भी प्रश्न कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो इनको भी देखेंगे क्योंकि ये भी प्रश्न 2 नंबर के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका आंसर। देखिए सी वाला का बोला है कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनुमंजुल कंज कली में। देखिए रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार की छटा है। मतलब उसने बोला है कि अनुराग तड़ागे में भानु उदय बिगसी मनुमंजुल कंज कली, ये पूरे के पूरे पंक्ति में कितने अलंकारों का प्रयोग किया गया है? तो रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, तीनों अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न का भी मैंने दोनों बता दिया है डिटेल में, जो मन करे याद करके जाइए, एग्जाम में लिख के आइए। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारों से यहाँ पे प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है कि दिए गए, क्या बोला है यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब संस्कृत का गद्यांश आ गया, और संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर के लिए पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। 2 नंबर तो संदर्भ के लिए पूछा जाता है और 3 नंबर इसका हिंदी में अनुवाद के लिए पूछा जाता है। टोटल 5 नंबर। इसमें भी 2 देता है। एक तो पहला वाला आपको दे ही रखा है यहाँ तक, ये आपका पहला वाला है। मैं जहां तक अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको घेर रहा हूँ, ये पहला वाला है। या तो पहला वाला कर लीजिए, पहला वाला नहीं आ रहा है तो अथवा करके एक ऑप्शन और आपको दिया है यहाँ से, यह वाला कर लीजिए। यह है मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत के, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश है। और इन संस्कृत के गद्यांशों में से दोनों में से कोई ये करोगे 5 नंबर दिया जाएगा। मैं दोनों का आंसर बताऊंगा आपको, पहले इसका बताने वाला हूँ। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत पाश्चात्य केंद्र मस्ती, इसका वाला पहले वाला का बता रहा हूँ। देखो इसका वाला यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसका पहले मैं संदर्भ बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी प्रसंग आता है तो संदर्भ प्रसंग, इसके बाद हिंदी में अनुवाद करेंगे इसका। तो इसका आंसर देख लीजिए 23वें का। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है 23वां। 23वां का सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। मतलब देखिए पहली बात तो संस्कृत खंड से लिया गया है, हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है, और किस चैप्टर से? वाराणसी चैप्टर से लिया गया, वाराणसी पाठ से उद्धृत है। इसके बाद प्रसंग तो आप जानते हो किसे कहते हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। मतलब इस पूरे के पूरे गद्यांश की अगर हम बात करें तो इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता के बारे में बताया गया है और उसके अवस्थिति के विषय में बताया गया है। अब हम अनुवाद देखेंगे। तो अनुवाद देखने से पहले मैं एक बार दिखा देना चाहूंगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरा का पूरा गद्यांश है संस्कृत में, इस गद्यांश का हम लोग देखने वाले हैं हिंदी में अनुवाद क्या होगा। तो चलिए उसको हिंदी में अनुवाद देखते हैं। तो पहली बात हेडिंग आप डालेंगे अनुवाद। अनुवाद डालने के बाद लिखेंगे इसमें कि देखिए अनुवाद हेडिंग है, लिखेंगे यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। मतलब केंद्र माना जाता है। यह जो नगरी वाराणसी की जो नगरी है वो भारतीय संस्कृति की और जो संस्कृत भाषा है हमारी उसका यह केंद्र है, और यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मतलब वाराणसी एक ऐसा सिटी है, वो यहीं से, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं जहाँ संस्कृत का पाठ पढ़ाया जाता है, और यहीं से संस्कृत साहित्य का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। यहाँ तक कि मुगल युवराज दारा सिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। समझिए इतना महत्वपूर्ण है ये नगरी कि युवराज के जो दारा सिको थे यहाँ पे आकर उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, और वह उनके ज्ञान से इतना ज्यादा ही प्रभावित हुए कि उसने उपनिषदों का अनुवाद जो है वो फारसी भाषा में करा दिया। समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण है। यह है मेरे प्यारों इसका अनुवाद। अनुवाद मेरे प्यारों क्लियर हो गया, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो पहला वाला कर लिया आपने, ये नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं। मानव जीवन से संस्करण संस्कृति अस्माक पूर्वाज मानव जीवन संस्कृति महांत, ये वाला कर लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये अब मैं बताता हूँ, अगर ये आसान लगेगा तो ये वाला याद करके चले जाइएगा। इसमें भी वही बताना है। संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर हो गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए अथवा वाला मैं लिख के लेकर आया भी मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे अथवा वाला है। सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे
कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। वही चीज अब यह भारतीय संस्कृति वो तो वाराणसी चैप्टर से लिया गया था, यह जो है भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। और यहाँ पे संस्कृत खंड के, हिंदी के संस्कृत खंड, तो हिंदी के संस्कृत खंड और भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। तो इन दोनों को हाईलाइटेड कर दीजिएगा कि एग्जामिनर का ध्यान वहीं पे जाए। हाँ, इसके बाद यहाँ पे मेरे प्यारों जो प्रश्न क्या होता है मैंने बता चुका हूं, लिखेंगे कि इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया। मतलब इस पंक्ति में जो भारतीय हमारी संस्कृति है उसके स्वरूप पे प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अब देखेंगे अनुवाद दिखाने से पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ। यही है मेरे प्यारों जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है संस्कृत का गद्यांश, इसी का हम लोग अनुवाद देखने वाले हैं। तो अनुवाद चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारों जो अनुवाद हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा कि मानव जीवन को संवारना, मानव जो जीवन हमारा है उसको संवारना मतलब दोसाजी को दूर करना है, उसको कह सकते हो संस्कृति है। मतलब हमारा जीवन जो मानव जीवन मिला है तो मानव जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए, उसे संवारने के लिए, ठीक है, उसे संवारते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे, संस्कृति वही हमारी। और हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। जो हमारे पूर्वज थे वो मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए अच्छे रहन सहन, अच्छे बोल बाल, अच्छे संस्कृति लाने के लिए इसमें बहुत ज्यादा मेहनत किया, उन्होंने महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी क्या है, संस्कृति है। जो हमारे विचार, जो हमारे आचारों विचारों को उन्होंने एक रूल बनाया, सांस्कारिक रूल बनाया, ठीक है, कैसे रहना है, कैसे बैठना है, बड़ों को सम्मान करना है, जो भी चीजें उन्होंने नियम बनाया वही हमारी क्या है, संस्कृति है। यह अनुवाद है। क्लियर है मेरे प्यारों? चलिए फटाफट 23वां प्रश्न का भी मैंने पोस्टमार्टम कर दिया। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की तरफ। देखिए मेरे प्यारों बच्चों, एक एक प्रश्न आपको बताता चलो क्योंकि पेपर आने वाले हैं। पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ कि पूरा हिंदी में 70 नंबर लेकर आओ आप लोग। प्रश्न संख्या 24 क्या है? दिए गए संस्कृत पद्यांश, अभी हमने क्या देखा है, अभी संस्कृत का गद्यांश, ये आ गया संस्कृत का पद्यांश। तो दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये भी कितने नंबर के लिए मेरे पास? 5 नंबर के लिए है। यह भी प्रश्न 5 नंबर के लिए है। तो चलिए देखिए, 2 दिया इसमें भी, एक तो यह वाला दिया है और अथवा करके एक आपको यह दिया है। तो दोनों में से कोई एक ही करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपका मन जो भी कीजिएगा। मैं तो दोनों का हल बताऊंगा आपको, मैं पढ़ के पहले सुना देता हूँ। पहला वाला है कि मानो हितवा प्रियो भवती क्रोध हितवा न सोचती, कामर्थ हितवार्थवान भवती लोभ हितवा सुखी भवेत। इसका हमें मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद बताना है। ये भी सेम 5 नंबर का है। तो चलिए सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में सबसे पहली हेडिंग है हमारी संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु पाठ से उद्धृत है। अब मतलब ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है और हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है। तो इन्हीं दोनों को आप लोगों को हाईलाइटेड करना। और ये क्या है? आपका श्लोक है। क्या है? श्लोक। तो इसी को ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर देना आप लोगों को। प्रसंग की अगर हम बात करें, प्रसंग में लिखेंगे कि इन श्लोकों में विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया है। मतलब कि आप अपने जीवन में किन चीजों को त्याग कर सकते हैं वो इन श्लोकों में बताया गया है। जैसे देखिए अनुवाद देखेंगे, तो अनुवाद दिखाने से पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मानो हित्वा प्रिय भौतिक क्रोध हित्वा न सोचती, कामर्थ हित्वा शुभ लो तो भौतिक लोग हित्वा सुखी भवेत। इसका हमें बताना मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में अनुवाद। तो देखिए इसका हिंदी में अनुवाद क्या है? तो अनुवाद है डालने के बाद हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे यक्ष जो है, यक्ष प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर से, और यक्ष प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर से और कहते हैं कि बताइए कि मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है? मनुष्य किसको छोड़कर प्रिय हो जाता है? और मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता है? और मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है? मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है? यह प्रश्न पूछ रहे हैं यक्ष किससे? युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं, कहते हैं कि मनुष्य जो होता है मेरे प्यारे, जो अहंकार छोड़कर प्रिय हो जाता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा अहंकार है, अहंकार को अगर आप त्याग देते हो तो सबके नजर में प्रिय हो, समझ लो। ठीक है, मनुष्य अहंकार छोड़कर प्रिय हो जाता है। मनुष्य जो है क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं मनाता। और मनुष्य इच्छा, जिसे हम लोग कामना बोलते हैं, मनुष्य इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है। अगर अपना इच्छा वो छोड़ दे तो जो जितना में है उतना में खुशी पूर्वक रहना पसंद करेगा। उसको 5 रुपया भी 5 करोड़ के बराबर लगेगा, वो उसमें सही से अपना जीवन यापन करने लगेगा। तो वही कह रहा है कि मनुष्य इच्छा छोड़कर धनवान हो जाता है। मनुष्य लोभ
को छोड़कर सुखी हो जाता है। अगर लोभ आपके पास है, ठीक है, लोभ है, उसको अगर आपने छोड़ दिया तो आप लोग सुखी को प्राप्त आपने कर लिया। तो क्लियर है मेरे प्यार बच्चों। चलिए मैं इसका व्याख्या पूरा का पूरा इसका हिंदी में अनुवाद बता दिया। चलिए प्रश्न नंबर 24 भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको कवर करा दिया, याद करके जाइए, एग्जाम में बच के आना नहीं चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 25, 25वां प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 25वां प्रश्न है कि आपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए और 3 नंबर के लिए। क्या है खंड काव्य? क्या है मेरे प्यारे बच्चों? खंड काव्य। तो खंड काव्य तो बहुत है, 7-8 खंड काव्य पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्या सभी करने हैं? कौन सा करना है? तो मेरे प्यारे बच्चों यह आता है आपके जिला वाइज। जो आपके जिला में पूछा जाएगा, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाएगा, वही आपको खंड काव्य आपके एग्जाम में करने हैं। ठीक है, कोई दूसरा कर दोगे तो ये 3 नंबर आपका फ्री में गया। तो इसलिए आप क्वेश्चन बैंक में देख लेना कि जैसे मुक्ति दूत खंड काव्य दिया रहेगा ना, तो इसके नीचे कोष्टक में बनाकर आपको जिलों का नाम दिया रहेगा, तो उसमें देख लेना आपका जिला है कि नहीं। आपका जिला अगर उसमें नहीं है तो ज्योति जवाहर में देख लेना, किसी न किसी में आपका जिला जरूर मिल जाएगा, और जिसमें मिलेगा वही याद करके जाना है, वही एग्जाम में लिखना है। वैसे तो खंड काव्य बहुत है, देख लीजिए, जैसे में मुक्ति दूत है, देख लीजिए आपके सामने, ज्योति जवाहर दिया रहेगा, सभी दिया रहेगा, लेकिन करना वही होगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है। इसके बाद मेवाड़ मुकुट है, तो अग्र पूजा है, ठीक है, जैव सुबह से देख कर याद कर लीजिएगा पहले से ही। फिर मातृभूमि, इसके बाद कर्ण है, कर्ण के बाद यहाँ पे नीचे देखिए करमवीर है, करमवीर के बाद भी देखोगे तो यहाँ पे तुमुल है। ठीक है, तो इतने सारे हैं, जिला वाइज आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कर लीजिएगा अपना। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 26 मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 26 का क वाला। तो प्रश्न नंबर 26 का क क्या है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और यह प्रश्न 5 नंबर के लिए है। ये मेरे प्यारे बच्चों जीवन परिचय आ गया, वो भी किसका? लेखक का। 3 नंबर तो जीवन परिचय पे और 2 नंबर रचना पे मिलता है, तो रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों जिसको जीवन परिचय ना याद हो। जीवन परिचय तो सबको ही याद होगा, जैसे मेरे प्यारे बच्चों हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म कब हुए? सबको मालूम है, 1884 में जन्म हुआ, 1963 में मृत्यु हुआ। उसी तरह अगर हम बात करें, और इनकी अगर हम बात कर दे मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी के, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? तो 1890 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु जो हुआ था 1937 में हुआ था। कितने में? 1937। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करें तो जन्म कब हुआ था? 1884 में जन्म हुआ था, और 1941 में इनकी क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? मृत्यु हो गई 1941 में। ये बात तो आप लोग भी मेरे प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, बस सारे बच्चों को याद होगा। अगर हम रचना की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचना जो है, जैसे चिंतामणि है, विचार विथि है, लिख लीजिएगा। और जयशंकर प्रसाद याद तो होगा ही होगा आप लोगों को। और जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, बहुत सारा अभी हमने जिक्र किया था, कोई भी याद कर लेना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में जैसे गांधी जी की देन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी यूरोप के अनुभव, ठीक है, ये सभी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की क्या है? महत्वपूर्ण रचना है। तो इतना तो मैं दोहरा दिया, याद तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं ख वाला। तो ख वाला क्या है कि दिए गए कवियों में से, अच्छा एक लिख के बता भी दूंगा, भी दिखा देता हूँ रुको। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये तो लेखक का था, ये कवि का है। तो कवि का जीवन परिचय यहाँ पे बताना मेरे प्यारे बच्चों, कि कवियों का जीवन परिचय यहाँ पे बताना है कि लिख के आप लोगों को तीनों में से किसी एक का ही, और ये भी 5 नंबर का ही है। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे मिलता है। पहले मैं दोहरा देता हूँ, इसके बाद लिख के दिखा देता हूँ कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे तुलसीदास जी हैं। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तुलसीदास। अब तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? सबको मालूम है 1532 में। अब मृत्यु जो हुआ था वो 1623 ईस्वी में हुआ था। वहीं अगर हम बात करें सुमित्रानंद पंत जी का मेरे प्यारे बच्चों, तो सुमित्रानंद पंत जी का यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिख लीजिए। सुमित्रानंद पंत जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1900, और मृत्यु जो हुआ था 1977। 77 वर्षों तक वो क्या किए मेरे प्यारे, जीवित रहे। इसके बाद है सूरदास जी। सूरदास जी का यहाँ पे लिख लो। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 में। मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1583 में इनकी मृत्यु हुआ। सब मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप देखिए सूरदास, सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन है? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। वहीं अगर सुमित्रानंद पंत जी की अगर हम बात करें तो जैसे वीणा हुआ, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन,
ठीक है। युगवाणी, युगांत, ये इनके महत्वपूर्ण रचना है। और तुलसीदास की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस तो आप लोग जानते ही हो, विनय पत्रिका है, ये दो यादें काफी हैं। लिखा कैसे जाता है, चलिए वो दिखा देता हूँ कि बोर्ड में लिखोगे कैसे, वो भी मैं कॉपी कहाँ गया भाई, मैं लिख के लेके आया हूँ, दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख है, सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख, इस तरह। फिर पहला वाला गोस्वामी तुलसीदास का करे तो गोस्वामी तुलसीदास हेडिंग बनाओगे। ये मैंने स्पेस यहाँ पे किस लिए छोड़ा है साइड में, तो स्पेस इसलिए मैंने छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कोष्टक बना के संक्षिप्त परिचय लिखना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं, वो अच्छा भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वो अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, मेन मेन वर्ड के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जन्म लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे माता का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे पिता का नाम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पे मृत्यु लिख देंगे, फिर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों रचनाएं लिख देंगे। यह संक्षिप्त परिचय में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहोगे तो छोटा छोटा बना के लिख दीजिएगा, इसलिए मैं कोष्टक छोड़ दिया हूँ, ठीक है। और लिखा कैसे जाता है, फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि सही तरीका क्या होता है लिखने का। तो ऐसे लिखा जाता है, जैसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से जीवन पर से यहाँ पे लिखा है। लिखिएगा जीवन पर तुलसीदास का जन्म जो हुआ था 1532 ईस्वी में, जो जो मेन वर्ड है उसको ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर दीजिएगा कि तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म जो हुआ था ना वो एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। और तुलसीदास के पिता का नाम जो है आत्माराम दुबे और माता का नाम जो है वो हुलसी था। तुलसीदास का बचपन बड़े कष्टों में बीता था। तुलसीदास का विवाह जो हुआ था दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और तुलसीदास अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई, तब तुलसीदास जी भी आधी रात आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल आ पहुंचे। और इन पर उनकी पत्नी ने उनको देखा तो कहा कि लाज ना आई आपको दौरे आई हूँ साथ, ठीक है। कह रहे हैं कि पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास को संस्कारिक मोह माया से विरक्त कर दिया और तुलसीदास जी ने प्रसिद्ध ग्रंथ कौन रामचरितमानस की रचना की और 1623 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कितना शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छे से लिखा हूँ, नीचे एक लाइन छोड़कर रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो यही तो तरीका होता है जीवन परिचय लिखने का। बस 5 नंबर मिल गया आप लोगों को, सब कुछ बता रहा हूँ ना डिटेल में, ताकि आप लोगों का 1 नंबर भी छूटे ना एग्जाम में, पेपर बनने वाले हैं ये बात। और पूरा 70 में 70 नंबर आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों लाना है किसी कीमत पे। क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, सब समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए एक प्रश्न छूट गया था मेरे प्यारे बच्चों, पिछला पिछला प्रश्न छूट गया था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, न मैं ही ध्यान दिया, उसको मैं बता देता हूँ तो आप कहोगे सर छोड़ दिए हैं। प्रश्न 24 वाला, ये वाला तो बता दिया था, मानव हिता प्रियो भौतिक क्रोधितो सोचती, ये वाला बता दिया था। ये अथवा वाला बच गया था, देखो ये अथवा वाला 26 का और प्रश्न संख्या 24 का अथवा वाला बच गया था। सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये छूट गया था मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका भी हमें संदर्भ से हिंदी में अनुवाद बताना है, तो इसका आंसर देख लो, छोटा सा है, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि कोई छूटे ना। यहाँ पे आप लोगों का संदर्भ हेडिंग डालिएगा, संदर्भ हेडिंग डालने वाला लिखेगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है, मतलब वही संस्कृत खंड से लिया गया है और भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है, मतलब भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद में लिखेंगे सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, यही था ना। तो अनुवाद में हम लिखेंगे सर्वे भवन्ति सुखिनम, मतलब सभी सुखी हो, जितने लोग हैं सभी सुखी रहें, सब रोग रहित हो, किसी को रोग न हो, सब कल्याण को देखें, मतलब सब आगे बढ़े, अर्थात सभी कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। बस यही आंसर था, ये छूट गया था, मैं बता दिया भाई, नहीं तो आपको होगा सर वो प्रश्न आपने छोड़ दिया है, तो ये पूरा का पूरा बता दिया। क्लियर है, चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 27, 26 तक कवर करा दिया था मैंने। 27वां प्रश्न क्या है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में न आया हो। तो पेपर में न आया हो इसका क्या मतलब है, तो जो संस्कृत का मेरे प्यारे बच्चों जो श्लोक था, अभी आपने देखा पद, तो पद को ही संस्कृत के पद को ही श्लोक बोलते हैं। तो जो पेपर में आपका श्लोक दिया था, ये नहीं जो अभी मैंने कराया है सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया, ये श्लोक ही तो है, ये नहीं कि उठाकर फिर वही लिख दो, ठीक है। तो वो लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, उसमें बोल रखा है कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, कोई अलग से लिखोगे
तब जाके 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो मैं 2 लिख के लेके आया हूँ, एक तो वही लिख के लेके आया हूँ, एक अलग से लिख के लेके आया हूँ। तो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये तो दूसरा है, और ये वाला पहला वाला तो दिया ही नहीं था, इसलिए ये वाला लिख के चले आना कि बंधम मरणम वापी जय वापी पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। तो 2 श्लोक इसलिए मैं इस बताया हूँ आप लोगों को कि दोनों याद कर लो, दोनों में से एक लिख लेना। जो इस पेपर में ये वाला तो मत लिखना, क्योंकि पेपर में आया था, ये वाला लिख के चले आना कि बंधम मरणम वापी जय वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता, इसको लिख के चले आना। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख पा रहे हो, प्रश्न नंबर 28। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 मेरे प्यारे बच्चों है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो अब निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है, और यह कितने नंबर के लिए? 2 नंबर, क्योंकि 2 ही प्रश्नों का उत्तर होगा तो 2 ही नंबर मिलेगा। पहला वाला है कि भारतीय संस्कृते मूलम किमस्ति, दूसरा है पुरुराज क आसीत, तीसरा है चंद्रशेखर क आसीत, चौथा है वीर केन पूजते। 4 प्रश्न हैं, और इन चारों का उत्तर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चारों को उत्तर सीरियल बाय सीरियल लिख के लेके आया हूँ। पहला का हो जाएगा विश्वस्य अस्त्रता ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृत मूलम अस्ति। दूसरा का हो जाएगा पुरुराज एक भारत वीर आसीत। तीसरा का हो जाएगा चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। चौथा हो जाएगा वीर भीम पूजते। तो चारों मैंने यहाँ पे बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, चारों सीरियल से बता दिया। 2 ही करने हैं आपको एग्जाम में, याद रखिएगा। प्रश्न 28 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, और निबंध आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है, 7 नंबर का आता है निबंध। जिसमें से पहला बोला है स्वच्छ भारत और अभियान, चौथा विज्ञान वरदान या अभिशाप, चौथा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, पांचवा है बढ़ती जनसंख्या का कारण और निवारण। चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों में से कोई एक ही तो आपको एग्जाम में करना है। तो देखिए मैं निबंध लिखने का ट्रिक बताया हूँ, हालांकि मैं इस वीडियो में ये वाला बता देता हूँ, विज्ञान वरदान या अभिशाप इसका बता देता हूँ। लेकिन एक चीज और समझ लो कि निबंध लिखने का ट्रिक मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपको मालूम है कि निबंध कैसे लिखा जाता है, सर्च कर लेना कि निबंध लिखने का ट्रिक बाय सम्राट एकेडमी, आपके पास वीडियो आ जाएगा, वहां देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हालांकि मैं एक बता देता हूँ विज्ञान का वरदान या अभिशाप पे निबंध कैसे लिखा जाता है। देखिए तो हम बताने वाले हैं विज्ञान के वरदान या अभिशाप पे। मेरी हेडिंग आपकी ये रहेगी विज्ञान वरदान या अभिशाप, या उसका चमत्कार भी पूछता है कि विज्ञान का चमत्कार बताइए। तो सभी चीजें जो भी पूछे यही लिखना है आपको। पहली हेडिंग आपकी रहेगी प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग बनाने के बाद आपको लिखना है कि आज का युग जो है विज्ञान का युग है। सब लोग जानते हैं कि आज का जो युग है विज्ञान का ही युग है, और हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें विज्ञान की देन न हो। प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथ्यों को विज्ञान ने संभव कर दिखाया है। जो पहले ये लगता था कि नहीं हो पाएगा कभी भी, उसको असंभव करके दिखा दिए हैं लोग। चंद्रमा पे पहुंच जा रहे हैं। छोटी सी सुई से लेकर आकाश की दूरी नापने हवाई जहाज तक सभी विज्ञान की क्या है, देन है। बिल्कुल एकदम आम भाषा में लिख आया हूँ कि याद हो जाएगा। विज्ञान ने एक और मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि नाभिकीय यंत्रों आदि के विध्वंसकारी आविष्कारों ने संपूर्ण मानव जाति को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब विज्ञान ने अगर आपको अच्छी चीजें दी है तो बुरी चीज भी दिया है। जैसे यहाँ पे बोला है मेरे प्यारों जो नाभिकीय यंत्र, जैसे बंदूक हुआ, बम हुआ, ये सारी चीजें, ठीक है, बारूद हुआ। तो कह रहा है कि ये भी तो आप लोगों के वही कह रहा है कि ये सब विध्वंसकारी आविष्कारों ने संपूर्ण मानव जाति को विनाश कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि आजकल लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उसी को लेकर, जिसके पास अधिक टेक्नोलॉजी, जिसके पास ज्यादा बारूद बम है, वो अपना आगे निकल रहे हैं। अतः एक और तो यह मनुष्य के लिए वरदान है, मतलब विज्ञान एक और तो वरदान है, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो यह समस्त मानव सभ्यता के लिए अभिशाप भी है। तो विज्ञान जो है एक और तो वरदान भी है, एक और अभिशाप भी है। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग है विज्ञान वरदान के रूप में, कि विज्ञान वरदान के रूप में क्या भूमिका है विज्ञान का। लिखेंगे जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार विज्ञान ने जहां सुई का आविष्कार किया तो वही तलवार का भी। ऐसे में यदि हम विज्ञान के लाभों को देखें तो कुछ प्रमुख लाभ आपको बता रहे हैं, जिसमें से पहला लाभ है मनोरंजन के क्षेत्र में, कि मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान रहा है। तो देख लीजिए, लिखेंगे मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान जो है सचमुच में वरदान सिद्ध हुआ है। इसने हमारे लिए विभिन्न मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराया है।
और इस दृष्टि से दूरदर्शन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके विभिन्न चैनलों से हम मनचाहे कार्यक्रम को देखकर पूरा मनोरंजन कर सकते हैं। आपको मालूम है कि टीवी है, अब टीवी में कोई भी मनोरंजन कार्यक्रम देखना है, मैच देखना है, धारावाहिक देखना है, जो भी देखना है, कौन सी मूवी देखना है, सब देख पा रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि चलचित्र, वीडियो गेम भी आ गया है, फोटो कैमरा आ गया, टेप रिकॉर्डर आ गया, वीसीआर यहाँ पे आ गया, वीडियो कैसेट आ गया, आदि विज्ञान की ही तो देन है, जो कि क्या है, मनोरंजन के साधन है। तो मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान, इस तरह आप लोगों को लिखना है। वहीं अगर आप बात करें तो दूसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान, कि चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है। तो लिखेंगे कि विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति किया है। इसने विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्सा हमारे जीवन को बड़ा ही सुखमय बनाने का अवसर प्रदान किया है। एक्सरा आ गया है, अब तो एक्सरे के द्वारा शरीर के भीतर सूक्ष्म रोगों को देखकर बड़ी आसानी से उनको ठीक किया जाता है। आज के विज्ञान ने ब्रेन ट्यूमर, कैंसर हुआ, क्षय रोग जिसे हम लोग टीबी बोलते हैं, टेटनस आदि प्राण घातक असाध्य रोगों को भी साध्य बनाकर हमारे जीवन को पूर्णतः स्वस्थ रखने में योगदान प्रदान किए हैं। देखिए बिल्कुल आम भाषा में लिख रहा हूं, किसी को भी याद हो जाएगा। यह है चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान। अगर हम बात करें यातायात के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान रहा है, तो लिखेंगे कि रेलगाड़ी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि विज्ञान की अद्भुत देन है। मालवाहक साधन भी विज्ञान ने एक से एक बढ़कर प्रदान किए हैं, जैसे आपका ट्रक हुआ, मालगाड़ी हुआ, टेम्पू, हवाई जहाज प्रमुख मालवाहक साधन है। इसके बाद अगली हेडिंग आप डालिएगा कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है। तो कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान लिखेंगे, उद्योग के क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनें, सभी वस्तुओं का निर्माण बहुत ही तीव्र गति से हो रही है, मतलब बहुत तीव्र गति से कर रही है। अब कहाँ लोग हाथों से काम कर रहे हैं, सब अब गेहूं हुआ, जो भी अब इस समय सीजन चल रहा है आप लोगों का धान का, धान काटने वाला मशीन आ गया, सब वही काट रहे हैं। लाखों श्रमिकों का रोजगार मिल रहा है, ठीक है, बड़े बड़े मशीनें आ गई, उसको चला रहे, बड़े बड़े फैक्ट्रियां आ रही हैं, बड़े बड़े उद्योगों का चालन इन विशालकाय मशीनों के बल पर ही क्या है, संभव हुआ है। इसके बाद विज्ञान के अभिशाप के रूप में, विज्ञान का वरदान हमने देख लिया, विज्ञान के अभिशाप भी देख लीजिए कि उसके बुरा प्रभाव क्या है विज्ञान। तो विज्ञान के अभिशाप के रूप में लिखेंगे, जहां एक और विज्ञान ने मानव जीवन को आसान कर दिया, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के बढ़ते प्रभाव से आज मानवीय श्रम की जगह यंत्रों ने ले लिया है, जिससे समाज के बेकारी की समस्या खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, वो विज्ञान की ताकत का ही प्रभाव था कि हिरोशिमा और नागासाकी को नामो निशान तक मिट गया। वहां पे इतने बारूद, इतने वहां पे वो चलाए गए, ठीक है, बम वगैरह। वही बोला ना कि जहां हुए परमाणु बम के हमले, परमाणु बम के हमले से क्या हो गया, सब खत्म हो गया। इतना ही नहीं, विज्ञान के अधिकतर उपयोग से शत्रु देश स्वयं को शक्तिशाली दिखाने के लिए इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि मानव जीवन को खतरे में डाल रहा है। साथ ही आने वाले समय में रोबोट के इस्तेमाल से मानव जीवन के अस्तित्व पर संकट आ सकता है, क्योंकि जो रोबोट बन रहे हैं आगे चल के हमको लग रहा है कि पूरा धरती रोबोट से ही ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि रोबोट सारे काम करते हैं, आपको मालूम है। क्योंकि यदि मशीन का प्रयोग गलत हाथों में पहुंच जाए तो वह घातक सिद्ध हो सकता है। और लास्ट हेडिंग है उपसंहार। इतना भी इसलिए बता रहा हूँ कि 7 नंबर के लिए पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा। 7 नंबर एग्जामिनर देगा तो इतना तो देखेगा ना। लास्ट हेडिंग है उपसंहार। उपसंहार में लिखना है आप लोगों को कि आज विज्ञान सचमुच में हमारे जीवन के लिए एक अपूर्ण और अद्भुत वरदान सिद्ध हो रहा है। यह वास्तव में मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया मनुष्य के लिए बेजोड़ वरदान है, जो संपूर्ण सृष्टि को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और अगर हम बात करें कि भविष्य में भी यह वरदान सिद्ध होता रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि इसके कल्याण के पक्ष को अपने जीवन में उतारते चले, जहां हम इसके विनाशकारी और विंध्यवंश के रूप में लापरवाह और अनजान होंगे तो विज्ञान हमें विनाश की ओर ढकेल देगा और अभिशाप क्या होगा, सिद्ध होगा। ये मैंने उपसंहार के रूप में लिख रखा है। क्लियर, समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न, और इस हिंदी के पेपर का लास्ट प्रश्न है 30वां प्रश्न। क्या है 30वां प्रश्न, उसको देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 30वां प्रश्न है पत्र लेखन, और 4 नंबर के लिए पत्र लेखन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 30वां प्रश्न है, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। मतलब आपके क्षेत्र में बहुत सारी गंदगी फैल गई है, जिससे डेंगू और मलेरिया फैल रहा है, तो उस बीमारी को जानकारी अगर किसी दैनिक पत्र के संपादक को देना है तो कैसे पत्र लिखोगे।
इसके बाद अगर नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और आपके पास है कि आपकी बहन कस्बे से मतलब गांव से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है, तो नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उस पत्र द्वारा समझाना है। और ये प्रश्न भी कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए। कोई नहीं, यही वाला देख लेते हैं। देखिए कैसे पत्र लिखना है। पत्र लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले उनका एड्रेस आप लिखिए कि वो कहाँ रहती है, तो C40 मथुरा रोड, नई दिल्ली, ये उनका एड्रेस है जहाँ बहन रहती है। दिनांक, डेट यहाँ पे लिख लीजिएगा। डेट लिखने के बाद इस साइड आ जाइए। इस साइड आप लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि प्रिय बहन मृणाल, मतलब उसका जो भी नाम होगा, तो प्रिय बहन मृणाल बहुत प्यार। फिर इसके बाद एक्सक्लेमेशन का चिन्ह या कामा का चिन्ह लगा के आप लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा पूरी कहानी। कह रहा है कि बहुत दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाह रही थी, मतलब एक बहन दूसरे बहन से कह रही है कि बहुत दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाह रही थी, परंतु व्यस्तता के कारण नहीं लिख पाई, मतलब व्यस्त होने के कारण नहीं लिख पाई। आशा करती हूँ तुम वहाँ भली प्रकार से होगी, अच्छे तरीके से होगी। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि तुम्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ने का सुनहरा अवसर मिला। ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि जिस प्रकार तुम इतने छोटे स्थान से निकलकर बड़े शहर में जा सकी हो, उसी प्रकार जीवन में आगे भी उन्नति करो। यह बात कभी मत भूलना कि वहां जाने का तुम्हारा लक्ष्य क्या है मृणाल। विद्यार्थी जीवन जो होता है वो पढ़ने लिखने के लिए होता है। यही समय होता है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं, और अपना बहुमूल्य समय पढ़ने लिखने के स्थान पर फैशन में व व्यर्थ के क्रियाकलापों में लगाना जो है वो सही नहीं होगा। यदि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर फैशन के नाम पर समय नष्ट करते रहोगे तो दिशा भटक जाओगी और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर बैठोगी। पिताजी को हमसे बहुत आशाएं हैं और हमारी शिक्षा में कोई बाधा ना आए, इसके लिए वह दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। पढ़ाई पर ध्यान देकर ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और पिताजी का हाथ जो है वो बटा सकते हैं। आशा करती हूँ कि तुम मेरे इस पत्र को गंभीरता से लोगी और अपना ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाओगी। ठीक है, इसके बाद तुम्हारी बड़ी बहन और अवसर। ठीक है, अवसर नाम मत लिखिएगा, अवसर लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो मेरे प्यारों से इसको हटाता हूँ और यह प्रश्न भी यहाँ पे मैंने समाप्त कर दिया। मैंने आपसे कहा कि इस पेपर का पूरा सोल्यूशन मैंने बता दिया। 801 DD कोड है मेरे प्यारों, जो 70 में 70 नंबर चाहिए, तैयार कर लो। इतना डिटेल में कोई पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं बताया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।